आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। यानी एक तरह से अमेरिका की जंग दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। अगर इस्लामाबाद वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले गैस ऑयल टैंकर्स पर टोल वाला सिस्टम परमानेंट किया तो दुनिया भर में महंगाई का बढ़ना तय है। इस्लामाबाद वार्ता में ईरान ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। फिलहाल तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान को सोशल मीडिया पर चलाकर लोग ठहाके वाले इमोजी चिपका रहे हैं। अमेरिका का थोथा चना घना बजता रहा और ईरान ने रणनीतिक तैयारी से चेकमेट कर दिया। फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। सच्चाई ये है कि ट्रंप कहीं के नहीं रहे। इस्लामाबाद की फेल्ड वार्ता भी ट्रंप के हिस्से में ही गिर रही है, ईरान के नहीं। ईरान इस वार्ता में भी एक तरह से विजयी बनकर ही निकला है और ट्रंप वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, ये बात और है कि उनकी तरफ से वार्ता के फेल होने पर तैयार विकल्पों का एक पुराना लेख सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ट्रंप ने वार्ता के फेल होने पर धमकी दी थी। डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड, जिसमें लिखा था वार्ता फेल होने के बाद ईरान पर हमले बढ़ेंगे, ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं, ट्रंप ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकते हैं, नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, चीन और एशिया के कई देशों पर असर पड़ेगा, ट्रंप ईरान के खिलाफ वेनेजुएला वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेनेजुएला के खिलाफ ऐसी ही रणनीति वो अपना चुके हैं। वेनेजुएला की इकोनॉमी को बर्बाद उन्होंने कर दिया था। अब ईरान के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ प्लान हो रहा है। इजराइल भी लगातार लेबनान पर अटैक करेगा और ट्रंप इजराइल को भी हमले के लिए उकसा सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मुमकिन है कि ट्रंप ईरान के तेल निर्यात के अहम केंद्र खार्क द्वीप पर सेना उतार दें। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80 से 90% इसी द्वीप से होता है। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक बने हैं। दुनिया भर के तेल टैंकर यहाँ से कच्चा तेल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ईरान का बंदोबस्त तगड़ा है। ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारना ट्रंप के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान की सेना के जनरल पहले से कह रहे हैं सालों से हम अमेरिकियों के तय जगहों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दशकों से हम ठीक इसी पल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए बस एक ही संदेश है, और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान भी खुलकर कह रहा है कि तुम पे हमारी नजर है, तुमको मारने के लिए हमारी 20 साल की तैयारी है। आओ ना, आओ। खार्क आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्क को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्क के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दी हैं। खार्क आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्क में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्क आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है।
एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा, अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है, बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए खत्म, सब फट गया। तो ईरान को हल्के में ना ले अमेरिका, और अब तक तो ना लेने की आदत पड़ जानी चाहिए। अब बस बात इतनी भर है कि वार्ता फेल होने के बाद क्या ट्रंप 2 हफ्ते की सीज़फायर को फौरन ब्रेक कर देंगे या कुछ और मोहलत ईरान को देंगे। जो भी हो, पर एक बात तय दिख रही है कि फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा। अभी हाल ये है कि दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया तेल के रुके हुए कारोबार ने अरब देशों की इकोनॉमी को बिगड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया समझ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कूटनीतिक योजनाओं से लेकर सैन्य क्षमताओं तक पर विचार करने की बात कह रहे हैं, जो संकेत गंभीर है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सैन्य क्षमताओं पर भी विचार करने की बात कहना एक गंभीर संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्मुज क्राइसिस युद्ध के दायरे को और बढ़ा देगा। ईरान का प्लान भी कम खतरनाक नहीं। ऐसी स्थिति में ईरान दुनिया के 10% एनर्जी के एक और रास्ते को बंद कर सकता है। जरा इसे समझिए। ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया के 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। पर क्या ईरान तैयार होगा? हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बल पर भी इजराइल का कुछ न बिगाड़ पाने वाला ईरान अपने हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को नीचे करेगा, या फिर ऐसा करने के लिए वो कुछ और शर्तें दुनिया के सामने रखेगा ताकि बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं? कहना वाकई मुश्किल है। ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी है। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तभी तो पिछले दिनों उसकी संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तगड़ा टोल वसूलने की सिफारिश की गई थी। ईरान ने इस प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ अमेरिका या इजरायली नहीं बल्कि उन देशों के जहाजों का भी हॉर्मुज से आना जाना बंद हो जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर एक बात और समझिए, वो ये कि ईरान की हॉर्मुज को लंबे समय तक ब्लॉक करने की योजना वास्तव में मरीन ट्रांसपोर्ट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विरोध है, और लंबे समय तक हॉर्मुज को बंद रखकर वो दुनिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तब ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है। इस लिहाज से यूनाइटेड नेशंस के समुद्री कानून, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी इस पर लागू होता है। मतलब सीधा सा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के रूट पर फ्री नेविगेशन का सिद्धांत लागू है। यानी हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल स्ट्रेट में सभी देशों के जहाजों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार होता है। अब अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूलने पर अड़ता है तो ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन होगा। ऐसा करना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत पर चोट होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में हर देश को आवागमन की स्वतंत्रता मिली हुई है। लिहाजा अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलना शुरू किया तो वो देश भी खिलाफ हो सकते हैं जो अभी ईरान के साथ हैं। यहां तक कि संभव है कि रूस और चीन भी ईरान का साथ न दें।
क्या यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सैन्य क्षमताओं तक पर विचार करने को कह रहे हैं? ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता लगभग बंद ही रहा है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद तेल गैस संकट के और ज्यादा गहराने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट इसे तेल संकट के इतिहास में दर्ज 3 ऑयल क्राइसिस से भी बड़े होने की भविष्यवाणियां कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल क्राइसिस अभी हुआ है। इतिहास में युद्धों के कई ऐसे चैप्टर रहे हैं जिनमें ऑयल क्राइसिस का जिक्र है। दुनिया में पहला ऑयल संकट 1973 में देखा, इजराइल में हुए योम किप्पुर वॉर के बाद, जब इजराइल के खिलाफ सीरिया और इजिप्ट ने जंग छेड़ दी थी। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया। इस युद्ध में अरब देश बुरी तरह से हारे। इस हार से बौखलाए ओपेक देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया था। नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतों में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे भारत का तेल आयात महंगा हो गया था और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा था। इसके बाद 90 के दशक का खाड़ी युद्ध, वो तो आपको याद ही होगा, तब भी तेल संकट गहरा गया था, जिसका बुरा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा था। इतिहास की तारीखों को पलटें तो तेल संकट ने पहले भी 3 बार दुनिया में खलबली मचाई है। पहले तेल संकट 1973 में हुआ था, इजराइल पर थोपे गए युद्ध के बाद, जिसे योम किप्पुर युद्ध कहते हैं। दूसरा तेल संकट 1979 में दुनिया ने झेला ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद। और तीसरा ऑयल क्राइसिस हुआ था 1990-91 के बीच खाड़ी युद्ध के दौरान। तेल संकट के तीनों ही दौर में ग्लोबल इकोनॉमी धराशायी हुई थी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी। तो जरा इतिहास में दर्ज पहले तेल संकट के बारे में समझिए। वो दौर अक्टूबर 1973 का था, जब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। यह हमला तब किया गया था जब इजरायली अपना पवित्र योम किप्पुर पर्व मना रहे थे। इसी वजह से इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। हालांकि युद्ध इजराइल ने ही लड़ा और अरब देशों की बुरी तरह हार हुई। इससे चिढ़े अरब तेल उत्पादक देशों ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया था। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें 300% से ज्यादा बढ़ गईं और ईंधन की भारी कमी हो गई थी। 70 का दशक भी अस्थिरता से भरा था। ईरान में राज सत्ता के खिलाफ इस्लामिक गोलबंदी विद्रोह का रूप ले रही थी। अयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक लाइन और शियाओं के इस्लामिक राष्ट्रवाद ने क्रांति की चिंगारी फैलाई। नतीजा ये हुआ कि ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें इस्लामिक क्रांतिकारी अमेरिका का पिट्ठू कहते थे, सत्ता से बेदखल हुए। उन्हें अमेरिका भागना पड़ा और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक राज की स्थापना हुई। इस दौरान दूसरा तेल संकट दुनिया को झेलना पड़ा, क्योंकि ईरानी तेल उत्पादन में गिरावट आई थी। 1979 से 80 के बीच ये दूसरा बड़ा संकट था। इससे कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी और 1980 के दशक की शुरुआत में भारत समेत दूसरे देशों में महंगाई बढ़ी। इसके बाद आया तीसरा तेल संकट। 90 के दशक की शुरुआत में वो दौर खाड़ी युद्ध का था। इराक ने कुवैत पर हमला किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति में बाधा पहुंची। नतीजा हुआ कि कीमतों में तेजी आई और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। हालांकि खाड़ी युद्ध के दौरान आया तेल संकट 1970 के दशक की तुलना में कम समय तक ही रहा। तो क्या ईरान युद्ध और होर्मुज के ब्लॉक होने पर यही नियम लागू होता है? यानी लंबे समय तक होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना संकट को गहरा सकता है?
अमेरिकी मीडिया में चर्चा तेज है। जोखिम सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में उसके हाथ में एक ऐसा चिराग है जो न सिर्फ उसे युद्ध से छुटकारा दिला सकता है, बल्कि अरबों डॉलर्स की कमाई हर साल करा सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के पहले तक ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर भरोसा दुनिया को दे रहे हैं। पर फिनिश कुछ भी नहीं हुआ। न युद्ध का तनाव, न दुनिया पर छाया एनर्जी संकट और न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मौजूदा स्ट्रेस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने फिर हॉर्मुज को कई देशों के लिए बंद कर दिया है। हॉर्मुज से 2 सुपर टैंकरों को भी लौटा दिया गया है। तो क्या ट्रंप वाकई कुछ और बड़ा और गंभीर करने वाले हैं, या फिर वो अपने पुराने बयानों से ही काम चलाएंगे? दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हैं, ईरान के रुख पर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने या ईरान के टोल वसूलने, दोनों ही स्थितियों में असर तेल, गैस और खाद के दामों पर पड़ना तय है, जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा। अगर अर्थव्यवस्था बुरी हुई तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी और युद्ध के बादल और गहरे और व्यापक हो सकते हैं।